भ्रूणपोष एवं भ्रूणी परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमने दोहरा निषेचन में देखा था कि त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप एक त्रिगुणित कोश की संरचना बनती है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, उसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष की त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप दोहरा निषेचन होता है, उसमें त्रिसंलयन होता है। त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप बनी त्रिगुणित कोश की यह संरचना जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, उसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि भ्रूणपोष जो हमारी हेडलाइन है, ये इस साल के लिए राजस्थान बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भ्रूणपोष क्वेश्चन आएगा, भ्रूणपोष किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोष को समझाइए। भ्रूणपोष किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोषों को समझाइए। 3 नंबर का होगा। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन देनी होगी। भ्रूणपोष क्या है? त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप बनी त्रिगुणित कोशिकीय संरचना जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, उसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे आवर्तबीजी पादप होते हैं, आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्रता त्रिगुणित होती है। मतलब ये कैसे होते हैं? त्रिगुणित होते हैं, 3n होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप होता है। त्रिसंलयन में एक नरीगुणक होता है और 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। इसीलिए इसकी संरचना, इसकी सूत्रता क्या होती है? त्रिगुणित होती है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारे अनावर्तबीजी पादप होते हैं, अनावर्तबीजी पादप होते हैं, अनावर्तबीजी पादपों में जो भ्रूणपोष होता है वह अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। इसका कारण यह है कि अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पूर्व ही हो जाता है। अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पूर्व ही हो जाता है, लेकिन हमारे जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें भ्रूणपोष का निर्माण त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप होता है। अतः हम कह सकते हैं कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्रता त्रिगुणित होती है, जबकि अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्रता अगुणित होती है। भ्रूणपोष का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? जो हमारे भ्रूणपोष होते हैं ये विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। जो हमारा भ्रूणपोष होता है, आपका 3n अवस्था में आवर्तबीजी पादपों में यह विशेष होता है, संकरोज होता है, क्योंकि इसकी सूत्रता अधिक होती है। अब हम बात करते हैं कि भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। यदि इसकी बातें करें भ्रूणपोष के प्रकार की, तो भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है? भ्रूणपोष हमारे 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला हमारा मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा है कोशिकीय
भ्रूणपोष और तीसरा है माध्यमिक भ्रूणपोष। माध्यमिक भ्रूणपोष है, इसको हम माध्यमिक या हेलोवियल भ्रूणपोष भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष किसे कहते हैं कि त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप जो हमारे आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन में एक घटना है त्रिसंलयन। तो त्रिसंलयन में क्या होता है? त्रिसंलयन में एक तो हमारा नर युग्मक होता है, नर युग्मक, और दूसरी हमारी केंद्रकीय कोशिका होती है, केंद्रकीय कोशिका, जो कि 2n अवस्था में होती है। तृतीय केंद्रक होते हैं इसके अंदर, ये n अवस्था में होता है और ये 2n अवस्था में होती है। ये दोनों आपस में समेकित होकर के बनाते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। और जो हमारी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है ये कोशिका 3n अवस्था में होती है, क्योंकि n और 2n इक्वल टू 3n। तो त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है और ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका त्रिगुणित होती है। अब प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से एक कोशिकीय ऊतक की संरचना बनती है, उसको हम कहते हैं भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष के परिवर्तन के आधार पर भ्रूणपोष हमारे होते हैं 3 प्रकार के, मुक्त केंद्रकीय, कोशिकीय और माध्यमिक हेलोवियल। मुक्त केंद्रकीय में क्या होता है, जैसे कि ये हमारी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनी, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनी, तो इसके अंदर केंद्रक होता है वह 3n अवस्था में होता है। इस केंद्रक में लगातार सतत मुक्त रूप से बार बार केंद्रकीय विभाजन होने से बहुत सारे केंद्रक बनते हैं और ये बहुत सारे केंद्रक धीरे धीरे परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं। ये जो केंद्रक बनते हैं ये केंद्रक धीरे धीरे परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं। इनके चारों ओर भित्ति का निर्माण नहीं होता है और भित्ति का निर्माण होने से कोशिका नहीं बनती है। फिर क्या होता है, फिर इनके बीच में एक रिक्तिका, बड़ी सी रिक्तिका बन जाती है। इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्तन को हम कहते हैं मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या हुआ है कि जो प्राथमिक, इस प्रकार के भ्रूणकोश परिवर्तन में प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के केंद्रक में सतत निरंतर केंद्रक में विभाजन होने से बहुत सारे केंद्रक बनते हैं। मुक्त रूप से बहुत सारे केंद्रक बनते हैं और ये केंद्रक धीरे धीरे परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं। इनके चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है और बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम कहते हैं मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष जो होता है यह आवर्तबीजी पादप होते हैं। आवर्तबीजी पादपों के एक वर्ग है, समवर्ग है, उसका नाम है पोलीपेटली। तो इस प्रकार का भ्रूणपोष होता है, यह पोलीपेटली के सदस्यों में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि नारियल का जो पानी होता है, जिसे हम नारियल का दूध भी कहते हैं, तो नारियल का पानी एक मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है। इसके अलावा बात करें मक्का है, तो मक्का में भी इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। दूसरा हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष में क्या होता है, जैसे कि हमारी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है,
इस प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा, जिससे कई केंद्रक बनेंगे और इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा और भित्ति बन जाएगी, जिससे कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को बोलते हैं हम कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या कहते हैं? कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है? इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के अंदर समसूत्री विभाजन होता है तथा इन केंद्रकों के चारों ओर धीरे धीरे कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, वह भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? कोशिकाएं बन जाती हैं और कोशिकाएं बनने से इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है, इसीलिए इसे हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, यह देखने के लिए बात आती है तो यह गैमोपेटली के सदस्यों में पाया जाता है। और बातें करें कुल की तो एक कुकुरबिटेसी कुल है, कुकुरबिटेसी कुल, और एक अपना सोलेनेसी कुल है, सोलेनेसी। तो इस प्रकार के जो कुल हैं, कुकुरबिटेसी है, सोलेनेसी है, तो इन कुलों के अंदर आपका कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि माध्यमिक भ्रूणपोष क्या है, तो माध्यमिक भ्रूणपोष जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, इस प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में अनुप्रस्थ तल से विभाजन होगा तो दो असमान आकार की कोशिकाएं बनेंगी, जिसमें एक कोशिका होगी निभाग की ओर, एक कोशिका किधर की ओर होगी? निभाग की ओर, और दूसरी कोशिका होगी बीजांड द्वार की ओर। जो निभाग की ओर कोशिका होती है, ये कोशिका छोटे आकार की होती है तथा जो बीजांड की ओर होती है, यह बड़े आकार की होती है। अब देखिए क्या होगा, जो निभागीय कोशिका है, जो छोटे आकार की है, उस कोशिका में मुक्त केंद्रीय प्रकार का परिवर्तन होगा। इसमें मुक्त केंद्रीय प्रकार का परिवर्तन होगा तथा जो बीजांड द्वार की ओर है, बड़े आकार की कोशिका है, इसमें कोशिकीय भ्रूणपोष प्रकार का परिवर्तन होगा। अर्थात हम ये कहें कि माध्यमिक भ्रूणपोष परिवर्तन में कोशिकीय व मुक्त केंद्रकीय दोनों प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। इसमें क्या था कि जो हमारी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, इसमें पहला जो विभाजन होगा वो अनुप्रस्थ तल से होगा, जिसके परिणाम स्वरूप दो कोशिका बनेंगी, एक छोटे आकार की जो निभाग की ओर होती है, एक बड़े आकार की जो बीजांड द्वार की ओर होती है। निभाग की ओर होती है उसमें मुक्त केंद्रकीय प्रकार का परिवर्तन होता है तथा जो बीजांड द्वार की ओर होती है उसमें कोशिकीय प्रकार का परिवर्तन होता है। जो हमारा माध्यमिक भ्रूणपोष है, इस प्रकार का भ्रूणपोष एक बीजपत्री पादप के, एक बीजपत्री पादप के एक विशेष गण में पाया जाता है, उसका नाम है हेलोवियल। हेलोवियल गण में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम हेलोवियल भ्रूणपोष भी कहते हैं। तो अपना क्वेश्चन आता है, भ्रूणपोष किसे कहते हैं? भ्रूणपोष के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो हमें आंसर क्या देना होगा? आवर्तबीजी पादपों में त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप बनी त्रिगुणित पोषकीय ऊतकीय संरचना जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, उसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, जबकि अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष अगुणित होता है। त्रिगुणित होने का कारण यह है क्योंकि इसका निर्माण त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि अनावर्तबीजी पादपों में इसका विकास निषेचन से पूर्व ही हो जाता है, इसीलिए अगुणित होता है।
हमारा जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष परिवर्धन के आधार पर 3 प्रकार का होता है। मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष या हेलोवियल भ्रूणपोष। मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है तो इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के केंद्रक में सतत मुक्त रूप से समसूत्री विभाजन होने से बहुत सारे केंद्रक बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो केंद्रक बनते हैं उनके चारों ओर कोशिका द्रव्य इकट्ठा नहीं होता है, भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ये केंद्रक धीरे धीरे परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं और बीच में एक रिक्तिका बन जाती है, तो इसको बोलते हैं हम मुक्त केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष। इस प्रकार का भ्रूणपोष प्राय पोलीपेटली के सदस्यों में पाया जाता है। जो नारियल का पानी होता है, नारियल का दूध होता है, वह मुक्त केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष ही होता है। एवं मक्का वगैरह है उसमें भी क्या होता है, मुक्त केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष होता है। दूसरा था हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होने से बहुत सारे केंद्रक बनते हैं, लेकिन इन केंद्रकों की चारों ओर कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, वह भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है वह प्राय गैमोपेटली के सदस्यों में देखने को मिलता है। जो गैमोपेटली के सदस्य होते हैं, यदि हम कुलों की बात करें तो एक कुकुरबिटेसी कुल है और एक सोलिनेसी कुल है। कुकुरबिटेसी और सोलिनेसी कुल के सदस्यों में हमारा कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। तीसरा है हमारा माध्यमिक भ्रूणपोष। जो माध्यमिक भ्रूणपोष होता है, इस प्रकार के परिवर्धन में मुक्त केंद्रकीय प्रकार का परिवर्धन भी होता है, वह कोशिकीय प्रकार का परिवर्धन भी होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है उसमें अनुप्रस्थ तल से विभाजन होगा और अनुप्रस्थ तल से विभाजन होने के पश्चात दो असमान आकारी कोशिका बनेंगी। एक तो छोटी कोशिका होगी और एक बड़ी कोशिका होगी। जो छोटी कोशिका होती है वो निभाग की ओर होती है और बड़ी कोशिका होती है वो बीजाणु द्वार की ओर होती है। तो छोटी कोशिका में मुक्त केंद्रकीय प्रकार का परिवर्धन होगा तथा बड़ी कोशिका में कोशिकीय प्रकार का परिवर्धन होगा। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है वह एक बीजपत्री पादपों के हेलोवियल गण में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम हेलोवियल भ्रूणपोष भी कहते हैं। वैसे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है यह आवर्तबीजी पादपों के 56% कुलों में पाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भ्रूणपोष का फंक्शन क्या है। तो देखिए भ्रूणपोष का जो मेन फंक्शन है वह एक ही है कि भ्रूणपोष होता है यह विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब हम चर्चा करते हैं भ्रूणोद्भव। देखिए भ्रूणोद्भव क्या होता है, पहले भी हमने थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा की थी। भ्रूणोद्भव कहते हैं कि युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन व कोशिकाओं का विभेदीकरण होने से भ्रूण का विकास होता है। इस प्रक्रिया को हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। जो हमारे आवर्तबीजी पादप हैं उनमें भ्रूणोद्भव का सबसे पहले जो अध्ययन किया है वह किया है हेस्टीन ने। हेस्टीन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणीय परिवर्तन का अध्ययन किया था। इन्होंने ब्रैसिकेसी कुल के सदस्य, एक कुल है ब्रैसिकेसी, सरसों कुल, क्रूसीफेरी कुल। ब्रैसिकेसी कुल का एक पादप है जिसे हम खरपतवार बोलते हैं, कैप्सेला बर्सा पैस्टोरिस।
इस पादप के अंदर इन्होंने भ्रूणी परिवर्तन का अध्ययन किया था। अब देखिए इसके बाद में भी कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने भ्रूणी परिवर्तन से संबंधित नियम भी दिए और इसकी व्याख्या की। अब देखो भ्रूणद्वय में क्या होता है कि सबसे पहले युग्मनज होता है। हमने जो दोहरा निषेचन पढ़ा था उसमें द्विसंलयन के परिणाम स्वरूप तो युग्मनज का निर्माण होता है और त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण होता है। अब जो हमारा युग्मनज है, युग्मनज में अनुप्रस्थ तल से विभाजन होगा। किस तल से होगा? अनुप्रस्थ तल से विभाजन होगा। अनुप्रस्थ तल से विभाजन होने से क्या होगा कि दो असमान आकार की कोशिका बनेंगी। एक तो छोटी कोशिका होती है और दूसरी कोशिका होती है बड़े आकार की, बड़ी होती है। जो हमारा युग्मनज है, युग्मनज में अनुप्रस्थ तल से विभाजन होने से दो असमान आकार की कोशिका बनती हैं। एक छोटी कोशिका बनती है और एक बड़ी कोशिका बनती है। अब होता क्या है, छोटी कोशिका होती है ऊपर की ओर, बड़ी कोशिका नीचे की ओर होती है। इसको हम कहते हैं शीर्ष कोशिका। एपिकल सेल निवाहक की ओर होती है। वह जो बड़ी कोशिका होती है उसको बोलते हैं हम आधारीय कोशिका। आधारीय कोशिका, बेसल सेल। अब देखिए क्या होता है, जो हमारी एपिकल सेल है, शीर्ष कोशिका है, शीर्ष कोशिका में विभाजन होगा लगातार दो बार विभाजन होगा अनुदैर्ध्य तल से। अनुदैर्ध्य तल से विभाजन होगा जिसके द्वारा चार कोशिका बनेंगी, चार सेल बनेंगी। और जो चार सेल बनती हैं उनको हम बोलते हैं चतुष्टांशक कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुष्टांशक कहते हैं। अब क्या होता है, आधारी कोशिका है। आपको ध्यान रखना है सदैव कि आधारी कोशिका में सदैव जितनी बार विभाजन होगा, 3 बार या 4 बार, तो उसमें विभाजन होगा वो सदैव अनुप्रस्थ तल से होता है। अनुप्रस्थ तल से होता है। अब अनुप्रस्थ तल से विभाजन होने से 6 से लेकर के 10 कोशिकाएं बनती हैं। 6 से लेकर के 10 कोशिका बनती हैं और ये एक लंबी संरचना के रूप में दिखाई देती हैं। इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? इन कोशिकाओं को बोलते हैं हम निलंबक। निलंबक कहते हैं। अब क्या होता है, निलंबक की जो अंतिम कोशिका होती है वह फूल करके बड़ी हो जाती है। वह फूल करके बड़ी हो जाती है जिसे हम कहते हैं चूसकांग। चूसकांग कहते हैं। ये चूसकांग क्या करती है? ये भ्रूणपोष से पोषक पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करती है। अब क्या होता है देखो, इसी दौरान चतुष्टांशक है। चतुष्टांशक में अनुप्रस्थ तल से विभाजन होगा। अनुप्रस्थ तल से विभाजन होगा। अनुप्रस्थ तल से विभाजन होने से क्या होगा, तो 4 कोशिकाएं तो ऊपर की ओर होंगी और 4 कोशिकाएं होंगी नीचे की ओर होंगी। ऊपर की ओर जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम त्वचाजन ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारी ऊपर की ओर कोशिकाएं होती हैं उनको हम कहते हैं त्वचाजन ऊतक। और जो त्वचाजन ऊतक होते हैं इनसे आगे जाकर के बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। बाह्य त्वचा का। अब क्या है, जो चतुष्टांशक है, चतुष्टांशक में अनुप्रस्थ तल से विभाजन हुआ। जो हमारा अष्टांशक बना था, ये जो 4 कोशिकाएं है ना, तो इनमें अनुप्रस्थ तल से विभाजन होने से अष्टांशक बनेगा। और जो हमारा अष्टांशक है
उस अष्टांशक में 4 कोशिका ऊपर की ओर हैं जिनको हम त्वचा जनऊतक, जिनसे बाह्य त्वचा का निर्माण हो रहा है, और अष्टांशक की जो निचली कोशिका होती हैं, मतलब जो 4 सेल बची हैं, 4 सेल नीचे की ओर, इनमें क्या होगा? इनमें पुनः विभाजन होगा। इनमें पुनः विभाजन होने से क्या होगा? 2 लेयर फिर बनेंगे। इसमें एक लेयर होगी बाहर की ओर, उसको बोलते हैं हम एपी बेसल, और नीचे की ओर होती है उसे बोलते हैं हम हाइपोबेसल। एपीबेसल और हाइपोबेसल। और जो एपीबेसल है उससे निर्माण होता है प्रांकुर का व बीजपत्र का। प्रांकुर व बीजपत्र का निर्माण होता है, तथा जो हमारी हाइपोबेसल सेल होती है इससे निर्माण होता है मूलांकुर का व अधोबीजपत्र का। मूलांकुर व अधोबीजपत्र, ठीक है ना। इस प्रकार से भ्रूण का परिवर्तन होता है। इसको हम एक बार दोबारा से देखते हैं, बहुत कठिन चीज है ये, कि सबसे पहले क्या होता है हमारा भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव है क्या? भ्रूणोद्भव का अर्थ होता है युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन व कोशिकाओं का विभेदीकरण होने से भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव का अध्ययन सबसे पहले हैस्टिन ने किया था। हैस्टिन ने ब्रेसिकेसी कुल के, क्रूसिफेरी कुल के कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस में भ्रूणी परिवर्तन का अध्ययन किया गया था। इसके बाद में जॉनसन भी आए थे और जॉनसन ने भ्रूणी परिवर्तन के 5 नियम दिए थे। अब भ्रूणी परिवर्तन में होता क्या है? सबसे पहले जो हमने देखा था पहले कि जो हमारा द्विशलन होता है, तो द्विशलन के परिणाम स्वरूप एक 2n अवस्था में कोशिका बनती है जिसे हम बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज है, माना कि ये हमारा युग्मनज है, ठीक है ना। अब इस युग्मनज में क्या होगा? अनुप्रस्थ तल से विभाजन होगा, और अनुप्रस्थ तल से विभाजन होने से 2 असमान आकार की कोशिका बनेंगी। एक तो नीचे की ओर कोशिका बनेगी और एक ऊपर की ओर कोशिका बनेगी, निभाग की ओर, बीएम द्वार की ओर। इस कोशिका को बोलते हैं हम एपीबेसल सेल। शीर्ष कोशिका छोटी होती है। इस कोशिका को बोलते हैं हम हाइपोबेसल सेल, आधारी कोशिका, बेसल सेल। अब क्या होता है? इस कोशिका में विभाजन होगा, वो होता है अनुप्रस्थ तल से, और अनुप्रस्थ तल से विभाजन होने से 6 से लेकर के 10 तक कोशिका बनती हैं। वो एक लंबी संरचना के रूप में दिखाई देती हैं। इस लंबी संरचना को बोलते हैं हम निलंबक, और निलंबक की जो अंतिम कोशिका होती है वह आकार में बड़ी होती है, जो भ्रूणपोष से भोजन को ऑब्जर्व करती है, अवशोषित करती है, उसे हम कहते हैं चूस्कांग। अब ये जो हमारी कोशिका है, इस कोशिका में विभाजन होगा, और इस कोशिका में विभाजन होगा वो होगा 2 बार अनुदैर्ध्य तल से। ध्यान रखना है आपको, या इसको हम एक डायग्राम के द्वारा एक बार और देख लें इसको। तो ये जो हमारी युग्मनज है, इससे 2 असमान आकार की कोशिका बनी है। एक ये कोशिका रेड कलर वाली, और एक ये हमारी आधारी कोशिका है, और ये हमारी शीर्ष कोशिका है। अब क्या होता है? शीर्ष कोशिका है, इसमें विभाजन होगा अनुदैर्ध्य तल से, और आधारी कोशिका में, जो हमारी आधारी कोशिका है, इसमें विभाजन होगा वो होगा अनुप्रस्थ तल से। इसमें तो जितनी बार विभाजन होंगे ना, वो सब अनुप्रस्थ तल से ही होंगे। अब क्या होता है कि आयकज विभाजन होगा, जो हमारी शीर्ष कोशिका से 2 कोशिका बनी है, तो उनमें विभाजन होगा वो अनुदैर्ध्य तल से ही होगा, जिसके परिणाम स्वरूप 4 कोशिका बनेंगी। और देखिए ये 4 कोशिका बनी है, इन चारों कोशिकाओं को हम बोलते हैं चतुष्टांशक। और जो हमारी आधारी कोशिका थी, इसमें 2 बार अनुप्रस्थ तल से विभाजन हुआ था, तो उसके परिणाम स्वरूप 4 कोशिका बनी है, वो इस तरीके से बनी है। इस प्रकार से हमारा जो भ्रूण है ना,
वो टी आकार का हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे ये चतुष्टांशक हैं, ये चार कोशिकाएं इनको चतुष्टांशक कहती हैं, इनमें विभाजन होगा अनुप्रस्थ तल से। कैसे होगा? अनुप्रस्थ तल से विभाजन होगा। अनुप्रस्थ तल से विभाजन होने से दो लेयर बन जाएंगी और 8 कोशिकाएं बन जाएंगी। और ये जो हमारी 8 कोशिकाएं बनती हैं, ये जो हमारी 8 कोशिकाएं बनती हैं, इनको हम अष्टांशक कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांशक कहते हैं। अब क्या होता है, अष्टांशक में जो बाहरी कोशिकाएं हैं, ये वाली कोशिका, इनको हम कहते हैं त्वचा जनऊतक। मतलब इनसे क्या होगा? इनसे हमारी बाह्य त्वचा का निर्माण होगा। बाह्य त्वचा जनऊतक हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं नीचे वाली, इनमें क्या होगा? इनमें पुनः विभाजन होगा, जिसमें 2 लेयर बन जाएंगी। वो लेयर आपकी इस तरीके से होंगी। इसमें जो ऊपर की जो कोशिकाएं हैं, तो इन कोशिकाओं को बोलते हैं हम एपी बेसल सेल। ये वाली, इनको बोलेंगे हम एपी बेसल सेल। और एपी बेसल सेल से क्या होता है? इनसे निर्माण होता है परांकुर का और बीजपत्र का। तथा नीचे की जो कोशिकाएं हैं 4, इन कोशिकाओं को बोलते हैं हम हाइपोबेसल सेल। और इन हाइपोबेसल सेल से निर्माण होता है मूलांकुर का और अधोबीजपत्र का। इस प्रकार से हमारा जो भ्रूणी परिवर्तन है वो होता है। अगली हम एक बात करते हैं कि भ्रूणोद्भव के दौरान हमारे भ्रूण के आकार में कुछ परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन क्या है? देखिए, प्रारंभ में जो हमारा भ्रूण होता है वह होता है टी आकार का। कैसा होता है? टी आकार का होता है। इसके बाद में हमारा जो भ्रूण है उसके आकार में थोड़ा चेंजिंग आती है और वह हो जाता है गोल। गोल हो गया। इसके बाद फिर और कुछ चेंजिंग आएगी और भ्रूण हो जाएगा हमारा हृदयाकार। आपको ध्यान रखना है कि युवा जो भ्रूण होता है वह हृदयाकार होता है। इसके पश्चात क्या होगा? हमारा जो भ्रूण है वो धीरे धीरे 2 पिंडों में बढ़ जाता है, क्योंकि द्विबीजपत्री पादपों में 2 बीजपत्र बनते हैं। दोनों पिंड बदल जाते हैं, 2 पिंड बन जाती हैं, तो हमारा भ्रूण द्विपालित हो जाता है। इस प्रकार से हमारे भ्रूणी परिवर्तन के दौरान भ्रूण के आकार में परिवर्तन होता है। एक यहां पर हम विशेष चर्चा और कर लेते हैं कि जो हमारे एक बीजपत्री पादप होते हैं, एक बीजपत्री पादप, जो हमारे एक बीजपत्री पादप होते हैं ना, तो एक बीजपत्री पादपों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। एक बीजपत्र पाया जाता है। और इस एक बीजपत्र को, जो एक बीजपत्र होता है, उसको बोलते हैं हम स्कूटेलम। इंपोर्टेंट है कौन से के लिए? स्कूटेलम क्या है? एक बीजपत्री पादपों में पाए जाने वाला जो एक बीजपत्र होता है उसे हम स्कूटेलम कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा भ्रूण डेवलप हो गया, तो फिर अब बीज क्या होता है? अब हम बीज के बारे में देखते हैं। बीज, देखिए बीज क्या है? बीज किसे कहते हैं? सीड। बीज का अर्थ होता है, पहले हमने आपको बताया था कि बीजांड होता है वो निषेचन के पश्चात बीज में विकसित हो जाता है। डेफिनेशन में हमने ये कहा था आपसे कि अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली सूक्ष्म अनेक अंडाकार संरचनाएं जो निषेचन के पश्चात बीज में विकसित हो जाती हैं, उन्हें हम बीजांड कहते हैं। तो बीज क्या है? परिवर्धित रूपांतरित
परिवर्धितो, रूपांतरितो, निषेचितो, निषेचितो, बीजांड को बीज कहते हैं। परिवर्तितो, रूपांतरितो, निषेचितो जो बीजांड होता है उसे हम बीज कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब बीज का विकास होता है तो बीज के विकास के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो इसके परिवर्तन को देखते हैं कि देखो जो हमारा बीजांड होता है ये बीजांड डेवलप होता है बीज में। बीजांड किस में चेंज हुआ है? बीज में। अगली बात करते हैं कि जो हमारा बीजांड का अध्यावरण है, बीजांड का अध्यावरण ये चेंज होता है बीज चोल में। किस में होता है? बीज चोल में। बीजांड का आंतरिक अध्यावरण होता है, बीजांड का आंतरिक अध्यावरण यह चेंज होता है टैगमैन में। टैगमैन अंतः बीज चोल में। और बीजांड का बाह्य अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण ये चेंज होता है टेस्टा में। टेस्टा मतलब बाह्य बीज चोल में। इसी दौरान क्या होता है, जो बीजांड व्रंत है, बीजांड व्रंत ये डेवलप होता है बीज व्रंत में। बीज व्रंत में जो हमारी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका ये डेवलप होती है भ्रूणपोष में। भ्रूणपोष में इसके अलावा जो हमारा युग्मनज है ये युग्मनज विकसित होता है भ्रूण में। इसी दौरान हमारा जो अंडाशय है ये डेवलप होता है फल में। अंडाशय की भित्ति है, अंडाशय की भित्ति ये चेंज होती है फल भित्ति में। बीजांड बीज में, बीजांड का अध्यावरण बीज चोल में, बीजांड का आंतरिक अध्यावरण टैगमैन में अंतःबीज चोल में, बीजांड का बाह्य अध्यावरण टेस्टा में बाह्य बीज चोल में, बीजांड व्रंत बीज व्रंत में, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका भ्रूणपोष में, युग्मनज भ्रूण में, अंडाशय फल में और अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में। बीजांड द्वार एक छोटे से धब्बे के रूप में हमें दिखाई देता है। एक चीज इसमें और होती है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ बीजों में तो भ्रूणपोष पाया जाता है और कुछ बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता। भ्रूणपोष के आधार पर भ्रूणपोष की उपस्थिति व अनुपस्थिति, उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर हमारे जो बीज होते हैं ना ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे भ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी बीज, और दूसरे हमारे होते हैं अभ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज क्या होती हैं? वे बीज जिनमें भ्रूणपोष अवशेषी के रूप में पाया जाता है उन्हें हम भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। मतलब वे बीज जिनके विकास के दौरान भ्रूणपोष का भ्रूण द्वारा पूरी तरह से उपभोग नहीं किया जाता है, कुछ अवशेषी के रूप में बचता है, उन्हें हम बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज।
जो हमारे भ्रूणपोषी बीज होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जैसे कि मक्का है, मक्का, जैसे कि बाजरा है, जैसे कि अरंडी है। मक्का, बाजरा, अरंडी, इनमें भ्रूणपोषी बीज पाया जाता है। अभ्रूणपोषी बीज क्या होता है? वे बीज जिनके विकास के दौरान भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का पूरी तरह से उपभोग कर लिया जाता है, मतलब वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता उन्हें हम अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जैसे कि मटर, मूंगफली, ये जो बीज है ना ये अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। अगला हम टॉपिक की छोटी सी एक टॉपिक और उसको भी देख लेते हैं, प्रसुप्ति। प्रसुप्ति, प्रसुप्ति क्या है? देखिए, प्रसुप्ति का अर्थ होता है कि जब हमारा बीज डेवलप हो रहा है, जब हमारा बीज विकसित होता है, डेवलप होता है, तो उस दौरान परिपक्व हो रहा होता है, उस दौरान उसके अंदर जल की कमी आती है। और जल की कमी में क्या होता है? बीज के अंदर जो भ्रूण है, इस भ्रूण की उपापचयी मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाएं मंद हो जाती हैं। जब हमारा बीज परिपक्व हो रहा होता है उस दौरान उसके अंदर जल के अभाव की स्थिति में भ्रूण की उपापचयी क्रियाएं धीरे धीरे मंद हो जाती हैं और मंद होने से भ्रूण अस्थायी निष्क्रियता में चला जाता है और जिसे हम कहते हैं प्रसुप्ति कहते हैं। एक टॉपिक और है उसको भी देख लेते हैं, फल। फल क्या होता है? फल का अर्थ होता है परिवर्धित फल, परिवर्धित, रूपांतरित, परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। फल हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक तो सत्य फल होते हैं जिनका विकास अंडाशय से होता है, एक असत्य फल होते हैं। असत्य फल वे फल जिनका विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, उन्हें हम असत्य फल कहते हैं। जैसे कि सेब है, नाशपाती है, तो इनका विकास पुष्पासन से होता है, मतलब अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से पुष्पासन से होता है, इसीलिए इसलिए हम बोलते हैं असत्य फल। एक होते हमारे अनिषेक फल, बिना निषेचन के अंडाशय का फल में विकसित होना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अनिषेक फल, बिना निषेचन के अंडाशय का फल में विकसित होना अनिषेक फल कहलाता है। प्रोसेस को अनिषेक फलन बोलती हैं। अनिषेक फलन के द्वारा हमें अनिषेक फल प्राप्त होते हैं, जैसे कि अंगूर और केला। अंगूर और केला, अंगूर और केला हैं, ये अनिषेक फल हैं। अंगूर और केला अनिषेक फल हैं। हमारे जो अनिषेक फल होते हैं, अनिषेक फलन को हम हार्मोन के द्वारा, ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा, जिबरेलिन हार्मोन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? प्रेरित करते हैं। हार्मोन के द्वारा अनिषेक फलन उत्पन्न किया था, जिसे हम प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। प्राइस के लिए हम ऑक्सिन हार्मोन का उपयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, कल अगली चैप्टर को चालू करें।